नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे उन शिक्षकों की जो मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों से लंबे वक्त से अपनी मांग के लिए संघर्षरत हैं। आज भोपाल में चयनित अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। जमीन पर लोट लगाते हुए वो अपनी मांगों को जोर जोर से पुकार रहे थे कि शायद उनकी आवाज प्रशासन तक पहुंच जाए, शासन तक पहुंच जाए। दरअसल ये वो चयनित अभ्यर्थी हैं जिनके पात्रता परीक्षा तो जिन्होंने पास कर ली, 1.25 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं, लेकिन नौकरी निकलती है सिर्फ 10,000 पदों पर। अब ये कह रहे हैं कि भाई अगर 1.25 लाख पद खाली हैं तो कम से कम आप 30-35 हजार पद निकाल दीजिए, ताकि हम में से थोड़े बहुत लोग 30-35% लोगों को तो नौकरी मिल जाए। पर सरकार यह बात मान लेती है कि हां 1.25 लाख पद खाली हैं, प्रशासन यह बात मान लेता है कि हमने सिर्फ 10,000 पद निकाले हैं, और हर साल वैकेंसी भी नहीं निकल रही है। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि जो पद है उनमें बढ़ोतरी कर दी जाए। इसी के साथ कल एक और प्रदर्शन होने जा रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। ये चयनित शिक्षक हैं, ये चयन हो चुका है, मतलब पहले टीईटी की परीक्षा पास की, फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा पास की, इनका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन इन्हें लंबे समय से नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। इन्हें कहा जाता है थोड़ा इंतजार कीजिए, बस आपके घर अपॉइंटमेंट लेटर पहुंचने वाला है, और ऐसा करते करते महीनों और साल निकाल दिए। यह भी प्रदर्शन करने जा रहे हैं कल मध्य प्रदेश में। तो शिक्षा व्यवस्था में जब ऑलरेडी शिक्षकों की इतनी कमी है, चयनित शिक्षक बैठे हैं, चयनित अभ्यर्थी बैठे हैं, तो इन्हें नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि क्या कहा है चयनित अभ्यर्थियों ने, जो लगातार मांग कर रहे हैं कि पदों में वृद्धि की जाए। उनकी बात सुनिए पहले। नहीं हो रही है। ठीक है, हम लोग लगातार है ना पद वृद्धि की मांग करते हुए आ रहे हैं, और लगातार डेलीगेशन भी हमारा आता रहता है हर 15 दिन में, लेकिन कुछ भी हमारी सरकार है ना कुछ भी मांग नहीं सुनने को तैयार नहीं। खाली तो 16,000 पद हैं, पर ये भरना नहीं चाहते। ये लोग सिर्फ अतिथियों से काम चलाना चाहते हैं, और ये कहना चाहते हैं कि आप अगली भर्ती की तैयारी करो। अगली भर्ती आती है, जैसे 10,000 पदों पर भर्ती आई तो 2 से 3,000 लोगों को सिलेक्ट करते हैं, 7,000 पदों को वापस बैकलॉग में भेज देते हैं। यही प्रोसेस, यही साइकिल को बार बार चलाते हैं। सर, हम 90 नंबर परसेंटाइल लाने के बाद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा था सर। विभाग नाम मात्र के पद दे रहा था सर, इसमें हमारा कैसे होगा सर चयन? हम ये 11वीं बार आ रहे हैं हम लोग, और अभी तक हमारी कोई मांगी नहीं सुनी गई है। हम जब तक मांगी नहीं सुनी जाएगी तब तक कंटिन्यू आते रहेंगे, और हम पदवृद्धि लेकर रहेंगे। और इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस अब आरोप लगा रही है, बीजेपी को कर्मचारी विरोधी बता रही है, और बीजेपी कांग्रेस को अपना कार्यकाल याद दिला रही है। जरा दोनों के बयान सुनिए। सैकड़ों स्कूल ऐसे होंगे जो एक शिक्षक के भरोसे चल रहे होंगे। इसका मतलब है कि शिक्षकों का अभाव है, और ऐसे में चयनित 4,000 शिक्षकों को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। वो अपनी ज्वाइनिंग के लिए डीपीआई का घेराव करने की तैयारी कर रहे हैं, वो घेराव करेंगे, लेकिन सरकार उनके आंदोलन को कुचलने के दबाने के लिए पूरे प्रयास कर रही है कि उनका आंदोलन सक्सेस ना होने पाए। आप उनको ज्वाइनिंग दे दीजिए ना, आप क्यों नहीं दे रहे उनको ज्वाइनिंग? कांग्रेस उनका सहयोग करेगी, समर्थन करेगी, उनके साथ खड़ी होगी। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा शिक्षकों एवं प्रदेश के छात्रों सभी के हित में लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं, और लगातार शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, और सभी खाली पदों को जल्द ही भरा जाएगा। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी हैं उन्हें सब्र रखना चाहिए, सरकार पर विश्वास रखें। सरकार जल्द ही सभी पदों को भरेगी, और मध्य प्रदेश के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको निश्चित ही उचित रोजगार मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है जो अभ्यर्थी शिक्षकों और उनके परिजनों के साथ खड़ी है। और अब सीधे रुख करेंगे हम, क्या है आज के सवाल। उनका सवाल आपको दिखाते हैं, आपके टेलीविजन पर सवाल, स्क्रीन पर सवाल लाते हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों ने भोपाल में लोट लगाकर की विनती, 1.25 लाख खाली पदों पर 35,000 भर्ती क्यों नहीं निकलती? सेलेक्ट होने के बाद भी 4,000 शिक्षक कर रहे नियुक्ति का इंतजार। सालों बीतने के बाद कब सुनी जाएगी गुहार? शिक्षकों की कमी से स्कूल बेहाल, फिर चयनित अभ्यर्थी और चयनित शिक्षकों का क्यों है यह हाल? मध्य प्रदेश में चयनित अभ्यर्थी, चयनित शिक्षकों की ताकत फिर दिखी। पद वृद्धि और नियुक्ति पत्र की उम्मीद कब पूरी होगी? यह सवाल बहुत बड़ा है, और इसी सवाल पर
जवाब लेने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आइए सीधे रुक कर लेता हूं मैं अपने खास मेहमानों का तारुफ आपसे एक एक कर करा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री और प्रवक्ता वाणी अहलुवालिया जी जुड़ी हुई हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथ अध्यक्ष बेरोजगार शिक्षक संघ दिनेश ठाकुर जुड़े हैं, उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ चयनित शिक्षक अभ्यर्थी सुरेंद्र पाठक जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करता हूं। और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार देशदीप सक्सेना जी जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं सुरेंद्र पाठक जी आपके पास आता हूं। ये मामला चाहे वो चयनित अभ्यर्थी हो या चयनित शिक्षक, मुझे ये बताइए कि क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में अभी नियुक्तियों की और रिक्तियों की? कितने पद खाली हैं, कितने पर पद जो है नियुक्ति निकली है, और आप लोग जब सेलेक्ट हो चुके हैं तो आप कब से इंतजार कर रहे हैं नियुक्ति पत्र का? देखिएगा सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हम बेरोजगार युवाओं की आवाज़ को समझा और हम सबके दर्द को समझा। अब मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के विधानसभा में खुद शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि 1,15,000 पद रिक्त हैं। अब आप देखिएगा, ऐसा नहीं है कि ये शिक्षा विभाग की व्यवस्था है। हमारे मध्य प्रदेश में लगातार युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है। आज मध्य प्रदेश में इतनी ज्यादा बेरोजगारी है कि आज हम लोग YouTube पे चैनल बना के ब्लॉगिंग कर रहे हैं। पढ़े लिखे युवा हैं, क्या नहीं है हमारे पास? PGDCA है हमारे पास, D.Ed है हमारे पास, ग्रेजुएशन है हमारे पास, CPCT है हमारे पास। सब कुछ करने के बाद भी आखिरकार मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों हो रहा है? आज शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, MPPSC, हम लोग ओवर एज हो चुके हैं सर। हमारे बाल सफेद हो चुके हैं, चश्मा लगने लगा है सर। हमारे घर में हमारी माँ और पिता, घर परिवार के लोग ये उस उम्मीद में बैठे हैं कि हमारे बेटे की जॉब लगेगी और ये इनकी शादियां होंगी, हमारे घर में कोई आएगा हमारी मदद के लिए, क्योंकि उम्र हो रही है, आयु हो रही है, हम लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ते जा रही हैं। तो आखिरकार हमारी शिक्षा व्यवस्था में हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं जोरदार अभिनंदन कर दो, दोनों हाथ उठा के अभिनंदन कर दो, स्वागत कर दो। शिक्षा व्यवस्था, तुम न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब बदलोगे? दुनिया बदल रही है, देश बदल रहे हैं, हर चीज बदल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश का सिस्टम कब बदलेगा? और केवल हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमें शिक्षा का स्तर तो बढ़ाया जाए। 10वीं 12वीं का रिजल्ट लगातार निचले स्तर पर पायदान पर है सर। तो यही निवेदन है कि हमारी बात को स्वीकार किया जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी। सुरेंद्र जी, आप कितने शिक्षक, करीब 4,000 शिक्षक हैं जो ऑलरेडी चयनित हैं, लेकिन उन्हें कब से अपॉइंटमेंट लेटर का इंतजार है और क्या बोला जा रहा है आपको कि कब नियुक्ति पत्र मिलेगा आपको? देखिएगा, ये चयनित शिक्षक नहीं है सर। एक्चुअली ये हमारे वो शिक्षक हैं जिन्होंने पात्रता परीक्षा दी थी, प्री एग्जाम क्वालिफाई किया था, उसके बाद इन्होंने चयन परीक्षा भी पास करी, मतलब 2 एग्जाम दिए, उसमें क्वालिफाई करा, और उसके बाद जब इनका परसेंटाइल बना तो 98% परसेंटाइल है इनका, 98 परसेंटाइल है। तो भी हम लोग बेरोजगारी के साथ घूम रहे हैं, केवल इस वजह से कि पद वृद्धि नहीं हो पा रही। हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर 2-4 हजार पद वृद्धि कर दोगे तो हम सबका क्या होगा? क्योंकि अगर 1,15,000 पद रिक्त हैं पहले से, और दोनों डिपार्टमेंट में 1.5 लाख से पद रिक्त हैं सर, तो हमारी यही निवेदन है कि पद वृद्धि कर दीजिएगा। ना सुरेंद्र, मेरा यही कहना है कि आपको तो भाई अभी नियुक्तियों को बढ़ाना होगा, फिर परीक्षा करानी होगी, फिर रिजल्ट लाना होगा, और फिर आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। लेकिन आज आपने प्रदर्शन किया, कल 4,000 ऐसे शिक्षक आ रहे हैं भोपाल में जो प्रदर्शन करेंगे, जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, वो शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी सेलेक्ट हो चुके हैं, दूसरी में सेलेक्ट हो चुके हैं, और वो इंतजार कर रहे हैं। मतलब ये शिक्षा व्यवस्था देखिए सर कि आज हम लोग रिजल्ट के लिए मतलब बाहर सड़कों पे आते हैं सर, उसके बाद जब पेपर हो जाता है तो हम लोग ज्वाइनिंग के लिए आते हैं। कल ज्वाइनिंग के 4,000 बच्चे आने वाले हैं। ठीक। और आज हमारे मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 और MPPSC के अभ्यर्थी सब परेशान है सर। सब हम लोगों ने 29 की 29 लोकसभा की सीटें आपके लिए इसलिए दी थी क्या कि हम युवाओं के लाल पीले सफेद बाल हो जाए क्या? ठीक है। चलिए, मैं जल्दी से आ जाता हूं इस पूरे मामले पर दिनेश ठाकुर के पास। दिनेश जी, आपसे जानना चाहता हूं क्या समस्याएं हैं भाई? 1.25 लाख पद खाली, 1,15,000 पद खाली हैं। अगर 30-35 हजार भरने की आप मांग कर रहे हैं और पिछले 2-3 साल से नियुक्तियां नहीं हुई हैं, तो इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं लगती मुझे। ये तो आधे से भी आधा हो रहा है जो आप मांग रहे हैं, क्या दिक्कत है? जी,
जी जी सर, मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि एक्चुअली आज भी क्या हुआ, जैसे आपको थोड़ा कंफ्यूजन था पहले, जो बच्चे ऑलरेडी चयनित है वो कल आ रहे हैं, कल 16 तारीख है। ना मुझे बहुत क्लियर पता है, आज अभ्यर्थी है, कल चयनित शिक्षक है। हो रहा है। हाँ बिल्कुल मुझे पता है, आज अभ्यर्थी थे, कल चयनित शिक्षक है, आज चयनित अभ्यर्थी है, कल शिक्षक है। लेकिन सब लोग जी 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 बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तो क्या है सर कि आज मैं ये कहना चाह रहा था कि कल भी प्रदर्शन होने वाला है, आज भी प्रदर्शन हुआ है, पिछले महीने भी हुआ था, उसके पहले भी हुआ था। आप देखेंगे सर कि पिछले 9 महीने में 12 प्रदर्शन हो चुके हैं। यानी कि प्रदर्शन करने के लिए बच्चा मजबूर क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या वजह है कि आखिर उसको आना पड़ रहा है। तो हम बस यही कहना चाहते हैं सरकार से कि आपके पास एक नहीं 5-6 मुद्दे हैं सर। पहला बात तो ये कि ये प्रॉपर समय पर भर्ती नहीं निकालते हैं, भर्ती निकालते भी हैं तो उसका फिर एग्जाम नहीं होता है, एग्जाम होता है। अभी आप देखिए सर, वर्ग 2 वर्ग 3 की परीक्षा अगले साल है, अब अगले महीने जुलाई अगस्त, जुलाई सर नेक्स्ट मंथ है, अब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। और कब नोटिफिकेशन आएगा, बच्चा कब तैयारी करके पढ़ाई करेगा। तो कंडीशन ये हो रही है कि पहले एग्जाम निकालने के लिए आंदोलन करो, फिर रिजल्ट निकलवाने के लिए करो, फिर रिजल्ट हो जाए तो फिर ज्वाइनिंग के लिए करो, फिर डीवी के लिए करो। मतलब कुल मिला के हर भर्ती में 5 से 6 आंदोलन करने पड़ रहे हैं। छात्र इस कदर परेशान हो गया है। मैं माननीय जो भी हमारे प्रवक्ता सर हैं उनके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी हों, शिक्षा मंत्री जी हों, उनको इतना सा कह दीजिए कि एक बार बच्चों से मिल तो लें। सर आज भी नहीं मिले, पिछली बार भी नहीं मिले थे, 6 जनवरी को 12 शिक्षा मंत्री आपसे शिक्षा मंत्री मुलाकात नहीं कर रहे हैं क्या? तब भी नहीं मिले, मतलब मिलने का समय नहीं है सर उनके इतने आंदोलनों के दौरान शिक्षा मंत्री कभी नहीं है आपसे मिलने? अपॉइंटमेंट मिलता है, उस दिन रहते नहीं है। अच्छा ठीक। एक बार सर हम लोग उनके बल्लभ भवन जबरदस्ती पहुंच गए थे जिस दिन कैबिनेट थी, हाँ। मिलना ही पड़ेगा, पास बनवा के गए सर हम लोग, उस दिन मिले थे। उसके बाद बोले कि हम देखते हैं, देखने के बाद आज तक पता नहीं चला है। और उसके बाद सर कई एग्जांपल सर हम दे देता हूं कि हम चूंकि प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि मिलना चाहते हैं, कोई तो प्रोसीजर होगा, एक प्रोसीजर नहीं मिल रहा हमको कि हम किस प्रकार से मुख्यमंत्री से मिल पाएंगे, किस प्रकार से शिक्षा मंत्री से मिल पाएंगे। हम अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, हम तो खुले मंच से बोल रहा हूं सर आपके चैनल के माध्यम से कि हम ये चाहते हैं कि आप मुझे एक तरीका बता दो कि कैसे इनके यहाँ मिल सकते हैं हम। एक मिलने का तरीका नहीं सर, जब भी जाओ, आज वहां पर गए हैं, वहां आज घर पे हैं, परसों वहां पर हैं, मतलब हम लोग चक्कर काट रहे हैं सर। आज भी आप कल भी आएंगे, कल भी नहीं मिलेंगे ये, क्योंकि कल कार्यक्रम है, कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं ये, लेकिन हमसे नहीं मिल सकते सर। ये क्या बात है? आपसे क्यों मिलेंगे? आप क्या आप मतलब एक आम आदमी मंत्री के सामने क्या है? आप कहां से, अभी आपके पास तो नौकरी भी नहीं है, आप तो कर्मचारी लोग भी नहीं है ना भाई। बिल्कुल, आपसे क्यों मिलेंगे मंत्री जी? और दूसरा नहीं सर, इसी जी आपने जो बिल्कुल कटाक्ष किया है बिल्कुल सही किया है, और मैं इसको और बढ़ाना चाहता हूं। मैं ये बढ़ाना चाहता हूं कि हम लोग इनका वोट बैंक है ही नहीं। बेरोजगार इनका वोट बैंक नहीं है, शिक्षक इनके वोट बैंक नहीं है, पढ़े लिखे अभ्यर्थी इनके वोट बैंक नहीं है। इसके अलावा जितने भी अनपढ़ लोग हैं जिनको जो फ्री में कुछ भी बांट सकते हैं वो इनके वोट बैंक है, उन पर ध्यान देते हैं, उनके यहाँ जा जाकर सर हाथ पांव जोड़ते हैं, और यहाँ पर हमारा बच्चा खड़ा रहता है, उसका मिलने का समय नहीं इनके पास। ठीक है, डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी आपके पास आता हूं। डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी, सरकार कहती है 1,15,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं, फिर सरकार अतिथि शिक्षक रखती है और अतिथि शिक्षकों को कहती है तुम्हें रेगुलर थोड़ी करेंगे, मेहमानों को कोई घर थोड़ी दे दिया जाता है रहने को। ये मंत्री जी कहते हैं। मंत्री जी के पास ये सब बयान देने के लिए, उलझुल बयान देने के लिए वक्त होता है, पर ये 9 महीने में 12 बार आए हुए शिक्षक भोपाल में पूरे प्रदेश के इतनी गर्मी में कपड़े उतारकर जमीन पर लोट लगाते शिक्षक, इनसे मिलने के लिए हमारे मंत्री जी के पास वक्त नहीं है। जो लोग चयनित हो गए हैं उन्हें नियुक्ति पत्र देने में आप 1-1 साल लगा देते हैं। पहले तो पद निकालने के लिए लड़ाई, फिर पद बढ़वाने के लिए लड़ाई, फिर परीक्षा कराने के लिए लड़ाई, फिर रिजल्ट निकलवाने के लिए लड़ाई, फिर रिजल्ट के बाद नियुक्ति पत्र देने के लिए लड़ाई। भाई चल क्या रहा है प्रदेश में वाणी जी? ये अभिलाष जी नमस्कार करती हूँ आपको, श्रोताओं को, और इस पैनल पर जो युवा साथी हैं मेरे। जितने भी अभी चयनित होके भर्ती की प्रक्रिया में मुझे लगता है जो प्रक्रिया चल रही है वो एक सुनियोजित तरीके से हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, जिसके काउंसलिंग हो रहा है, और ये एक क्रमबद्ध तरीके से किया जा रहा है, जिसका परिणाम भर्ती सुनिश्चित होगी और ये जो पद हैं उन्हें भी क्रमबद्ध तरीके से भरा जाएगा। हम सब जानते हैं कि कई ऐसे हमारे स्कूल्स हैं जो संदीपनी हो रहे हैं और जो जिनमें संख्या बल कम है, जैसे कई प्राइमरी और मिडिल स्कूल में लगभग 10 से नीचे के आंकड़े में छात्र होते हैं। इनको मर्ज करने की व्यवस्था हो रही है। योजना हो रही है कि बस से 20 किलोमीटर की रेडियस में जो बच्चे शहर आ सकते हैं उनके लिए व्यवस्था हो रही है। इन सब व्यवस्थाओं में हम जो स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं, जो
विजिटिंग हमारे अतिथि शिक्षक होते हैं, उनके साथ गुणवत्तापूर्वक इस व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं और स्टाफ की सुविधा उसमें हो रही है। पर मैं ये आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ कि क्लास 1 और 2 हम पूरी तरह से भर ऐसे नहीं सकते, क्योंकि लगभग 50% जो प्रमोशंस होती हैं उससे भरे जाते हैं। ये एक व्यवस्थित तरीके से किया जाता है और हो रहा है। ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर हम वोट बैंक पॉलिटिक्स, जैसे मेरे युवा साथी बोल रहे थे, हम वोट बैंक पॉलिटिक्स के इच्छुक नहीं हैं। आपको ध्यान होगा और आपको इस चीज का इल्म भी होना चाहिए कि ये परिवर्तित समय है। वोट बैंक पॉलिटिक्स में तो उपयोग किया जाता था, उनको कहीं हक नहीं मिलते थे। ये आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुनिश्चित किया है। माननीय मोदी जी की जो परिकल्पना है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, उसमें ज्ञान की परिभाषा में हम सुनियोजित तरीके से सबको लाभ पहुंचाते हैं। अब वो चाहे अन्नदाता हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे गरीब वर्ग का हो। इसलिए ये कहना कि वोट बैंक में नहीं आते हैं, तो मेरे भाई मैं आपको इस चीज के लिए तो बिल्कुल मुझे लगता है करेक्ट करना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स पर आधारित कार्य नहीं करती है। मैम, लेकिन डॉक्टर थोड़े से उस पर गुमराह हो वाणी जी, आपने सारी बातें बताई, आपने ये नहीं बताया कि आप कह रही हैं सुनियोजित तरीका, यानी आप ये मानती हैं कि पहले से तय था कि 1 साल तक इनको वेट कराएंगे, नियुक्ति पत्र नहीं देंगे? आप देखिए अविनाश जी, आप हर डिबेट में कोई एक वाक्य पकड़ लेते हैं और उसको थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं। सुनियोजित तरीका ये होता है कि इस पूरे परिप्रेक्ष्य में और ये जो अभी नियुक्तियां चल रही हैं, तो हमारी बड़ी बहन से हम ये पूछना चाहते हैं, जो एक तरीका है कि बगैर मोदी जी के स्वागत के सुरेंद्र जी बोलने दीजिए मैडम। हाँ, बोलिए मैडम। वाणी जी प्लीज। नहीं, आप अभिलाष जी, आप हर डिबेट में कोई वाक्य पकड़ के उसको ट्विस्ट करते हैं। मैडम, मैंने कुछ शब्द ही नहीं कहा, मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा क्या ये सुनियोजित था कि 1 साल तक आप अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देंगे, और आप कह रहे हैं ये पूरा क्रमबद्ध तरीका है। मैं जो बोलने का ठीक है, मैं अपने शब्दों को और आपके लिए विस्तार करती हूँ। हाँ, कीजिए। एसओपी होती है नियुक्ति में, एसओपी के तहत सब कार्य हो रहे हैं। एसओपी 1 साल नियुक्ति पत्र, डॉक्यूमेंट नियुक्ति पत्र देने में 1 साल लगता है। काउंसलिंग का प्रोसीजर होता है और फिर बहुत सारे वेरिफिकेशंस होते हैं, क्योंकि आधार होता है, सर्टिफिकेट्स होते हैं, जो हमको मान्यता देखनी है वो सब होती है। हाँ, डॉक्टर वाणी जी, आपको पता है कब की नियुक्ति के लोग ये जो अपॉइंटमेंट लेटर मांग रहे हैं, किस साल की नियुक्ति हुई है? वो आपको ये पता, जानकारी है? बहुत सारी व्यवस्थाओं को रिवैम्प कर रहे हैं अभिलाष जी। आपको जानकारी है ये किस वर्ष में सिलेक्शन हुआ है इनका, कब पद निकले थे? मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर देता हूं, योजना पर काम कर रहे हैं, आपकी जानकारी में दुरुस्त कर देता हूं। सुरेंद्र पाठक जी, जरा इनको बताइए कि ये जो 4000 लोग जो हैं, इनकी नियुक्ति के लिए कब, 2020-21 की बात है शायद, जब ये निकली थी परीक्षाएं की का टाइम टेबल निकला, 1 साल बाद उसके जाकर के 1.5 साल बाद परीक्षा। 2022 की बात है। हाँ। 2022 की बात है सर। हाँ, ये इनकी पंचवर्षीय योजना है सर, और मैं इन बड़ी बहन का बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करता हूं, लेकिन इनसे 2 मिनट बगैर मोदी जी के स्वागत के, बिना मुख्यमंत्री जी के स्वागत के बोला नहीं जाता सर। मोदी जी का धन्यवाद ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मेरे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मेरे प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में जहां जहां जा रहे हैं, प्रधानमंत्री करिएगा, और 140 करोड़ की जनसंख्या के मुखिया हैं, जिन्होंने देश को स्टेबल भी रखा है, सुरक्षित भी रखा है, और ये अरे तो हमारे भी तो प्रधानमंत्री हैं। सुरेंद्र जी ठीक है, चलिए मैं जल्दी से देशदीप सक्सेना जी के पास आता हूं। लोकसभा की सीटें दी है ना, देशदीप सक्सेना जी के पास आते हैं, फिर चलेंगे। देशदीप सक्सेना जी, 2022 में नियुक्ति निकलती है, 1 साल बाद परीक्षा होने होती है, फिर वो दिक्कत होती है, फिर 23 में शायद परीक्षा होती है, फिर उसके 1 साल बाद रिजल्ट आता है। रिजल्ट के लिए भी छात्र आंदोलन करते हैं। रिजल्ट आने के बाद अब वो आंदोलन कर रहे हैं कि भैया नौकरी दे दो, और कहा जा रहा है ये सुनियोजित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से एसओपी के साथ चल रहा है। एक भी मुझे किताब का कोई पेपर, एसओपी बता दीजिए जिसमें एक शिक्षक भर्ती परीक्षा को 5 साल में पूरा करने की क्रमबद्ध तरीके से विवरण रहता हो। और अगर यह रहता है और जब सब रिवैम्प हो रहा है, तो इस घटिया सिस्टम को भी बदलना होगा ना, कि 5 साल आपको एक परीक्षा करा करके नियुक्ति पत्र देने के बीच में 5 साल लग जाते हैं। और क्या जब यह घटिया सिस्टम रिवैम्प नहीं हुआ, तो फिर इस प्रदेश में रिवैम्प हो क्या रहा है सर?
बिल्कुल सही कहा विलास जी। देखिए आपका भी जो तेवर है वो बहुत जायज़ है, और ये जो दोनों हमारे साथी हैं जो शिक्षकों के संस्थाओं के, उनकी आवाज़ में भी देखिए एंगर और एंग्विश दोनों था। वो उनमें उनकी वो क्रोधित भी थे और पीड़ा भी थी उनको, जब वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि 11 बिटिया एक एक्सप्लेन कर रही थी कि वो 11वीं बार आ रही है। पिछले 9 महीने में 11 बार आए हैं और शायद कभी मंत्री जी से मुलाकात नहीं हुई या एक आध 2 बार मुलाकात हो पाई है। तो ये जो पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया ये बहुत पीड़ादायक है। और जैसा कि आपने कहा कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी सरकार का, किसी भी व्यवस्था का कोई ऐसा एसओपी हो सकता है कि एग्जाम होने से लेके चयन होने तक या स्कूल आवंटित करने तक 5 साल लगाएं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होता है। 1 साल में, कुछ महीनों में ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। और देखिए इस पूरे मामले में एक तो ये सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना भूल गया, आप ये जो मुद्दे उठाते हैं ये मतलब ये जन सरोकार के मुद्दे हैं। इसमें देखिए शिक्षा और रोजगार दोनों मुद्दे हैं ये, और शिक्षा और छात्र और उनका भविष्य वो इन्वॉल्व है। अभी मैं देख रहा था आपके डिबेट में आने के पहले नीति आयोग का एक लेटेस्ट डेटा आया है अभी जी। उसमें लिखा है कि जो मध्य प्रदेश का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो बहुत तेजी से नीचे गया है। 103% से 76.3%। तो इस पे जो मध्य प्रदेश का जो पालक संघ है उसने भी बहुत चिंता जताई है। अब इस आंकड़े को इनको वो करना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, इस आंकड़े की एनालिसिस होनी चाहिए सरकार में, और मुझे लगता है कि हो भी रही होगी, लेकिन इनको डिकोड करना चाहिए। दूसरा, अभी देखिए फरवरी में जब हमारी विधानसभा का सत्र चल रहा था तो एक सीएजी की रिपोर्ट आई थी जो सरकार ने टेबल करी थी। उसमें ये बताया गया था कि 1895 स्कूल में कोई टीचर नहीं था और 435 उसमें से ऐसे स्कूल से जिसमें 0 बच्चे थे। हालांकि अभी जब स्कूल चलो अभियान हुआ, जब स्कूल्स खुले अभी कुछ 2 महीने पहले, तो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने बोला कि जो ड्रॉप आउट रेट है वो 0% हो गया है। मैं तो बोलूँगा ये उनका दावा है, लेकिन इस दावे की सच्चाई भी मतलब आनी चाहिए कि अगर ये है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो उन्होंने बोला है और जो दिख रहा है उसमें काफ़ी गैप है जी। सरकारी स्कूलों में संदीपनी स्कूल्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, स्कूल्स का अपग्रेडेशन हो रहा है, नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, लेकिन जो ये दिख रहा है हमें कि इतने साल से शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है, रोजगार से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली स्कूल्स में भी कमी होगी। जब सरकार ने ये वैकेंट पोस्ट निकाली थी, जाहिर करी थी, तो इसका मतलब उनका रहा होगा ना कि जब ये भरेंगी तो स्कूल्स में बच्चों का भला होगा, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसको बहुत ही सिंसियरली तरीके से, ऑनेस्ट तरीके से हमारे शिक्षा विभाग को, सरकार को, शिक्षा के क्षेत्रों खासतौर से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को, स्कूल एजुकेशन जो है उसको एक प्रायोरिटी में रखना चाहिए विलास जी, और इन सारे मुद्दों को बहुत सीरियसली रिजॉल्व करने की ज़रूरत है प्रायोरिटी बेसिस पे। ठीक सर, ठीक। मैं जल्दी से वापस आता हूं दिनेश जी आपके पास। दिनेश जी, ये जो लगातार मांगे चल रही हैं और इसका कोई नतीजा निकल नहीं रहा, तो अब आप लोग क्या करेंगे? भाई 12 बार आ गए, 13वीं बार आ जाइए, 14, 15, 18, 20 बार आ जाइए। वो जिस सिस्टम को जिस गति से चलना है वो वैसे ही चलेगा। उन्होंने तय कर रखा है उनको कब क्या करना है, और इस बात पर वाणी जी ने भी बिल्कुल बता दिया कि सब एसओपी के अनुसार चल रहा है। उनको पता है एक एक क्लर्क को से लेकर के अधिकारी तक को कि कब क्या करना है। तो आप सर पटकते रहिए, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप जाकर के एसओपी मांग लीजिए कि कितनी तारीख को इसके जरिए 2028 में, 32 में, शायद 47 में नौकरी मिलेगी आपको। क्यों परेशान हो रहे हैं? मोदी जी बोल चुके हैं पेट्रोल बचाइए, आप लोग इकट्ठे होकर इधर उधर से गांव से भर भर के आ जाते हैं सब लोग। पेट्रोल भी जाया हो रहा है, देश को आर्थिक नुकसान हो रहा है, देश को पेट्रोल खरीदने के लिए हमारा खजाना खाली करना पड़ रहा है। तो आप सब ये कर क्यों रहे हैं? आप सरकार से सीधे मांग लीजिए एसओपी और पूछ लीजिए कब नियुक्ति मिलेगी, कब पद बढ़ेंगे। जी सर, मैं माननीय दीदी जी को बस इतना ही बोलना चाहता हूं। उन्होंने जैसे कहा कि हम वोट बैंक नहीं हैं, मैं एक्चुअली कहना ये चाह रहा था कि अगर आप पिछले सर 1 साल का या 2 साल का डेटा उठा के देख लीजिए, माननीय मंत्री जी के जो मुख्यमंत्री जी के जो कार्यक्रम हुए हैं वो किसके लिए हुए हैं? अगर मुझे बता दीजिए कि 4-5 रोजगार मेले लग गए, या किसी शिक्षकों के लिए, या किसी पढ़े लिखे युवाओं के लिए रोजगार के लिए कुछ कार्यक्रम हुए? आप खुद सर रोज देखते होंगे, हमेशा
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि महिलाओं का सम्मान मत करो, महिलाओं को पैसे दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। किसानों को लिए खूब पैसा दीजिए, उनकी सम्मान निधि डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, सबका ध्यान रखना है। मेरा कहना मत दीदी ये था आपसे कि हमारे ऊपर भी ध्यान दीजिए कि हम भी आए हैं आपके लिए, तो हमारे ऊपर भी, बच्चों के ऊपर भी कुछ भला कर दीजिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ कर दीजिए, बस ये मानना है मेरा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम तुम्हारा वोट बैंक नहीं है, फिर वोट बैंक की राजनीति, ये वर्ड तो हमारे मन में आता ही नहीं कभी। हम राजनीति तो करते नहीं, हम लोग तो बच्चे हैं, हम लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। हमारा केवल इतना सा उद्देश्य रहता है कि आप सब पर ध्यान दीजिए, अच्छा और ध्यान दीजिए। मैं तो बोलता हूँ लाडली बहना 300 रुपए 3000 रुपए कर दीजिए कल से, अगले महीने से, लेकिन कम से कम हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जिनको नौकरी चाहिए, उनका वेतन देने के लिए भी थोड़ा सा बजट बनाइए। शिक्षा बजट को बढ़ाने की उम्मीद करता हूं मैं आपसे। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट आपके सबके सामने कर रहा हूं कि शिक्षा बजट को बढ़ाकर शिक्षकों को नियुक्ति दीजिए, उनको भी थोड़ा सा। तो देखो बच्चा कोई भी स्कीम हो मैडम, क्या होता है कि अगर कोई नौकरी ले लेता है ना, तो उसकी 60 पुश्तें सुधर जाती है। अगर मान लो किसी ने एक किसी परिवार से एक बच्चे की नौकरी लग गई ना, तो उसके 5 लोग खाते हैं घर में। मतलब कि अपने को जरूरत नहीं कोई स्कीम चलाने की, अगर हम पढ़े लिखे पे ध्यान देंगे। जी मैम, वाणी जी कुछ कह रही हैं। वाणी जी बोलिए। आप आश्वस्त रहिए, ये सरकार जनहितैषी सरकार है, जन भावनाओं के लिए काम करती है, और आप जैसे युवा जो इस प्रदेश का भविष्य है, उसके भविष्य सुनिश्चित करने के लिए जो सरकार है मोहन यादव के नेतृत्व में, वो हर संभव निर्णय, हर संभव प्रयास, और वो कार्य आपकी उन्नति और प्रगति के लिए जरूर कर रही है। और ये जो नियुक्तियां भी करनी है, ये भी जो एक क्रम है, जो एक व्यवस्था है, उसके अनुकूल हो रही है, जिससे कि पारदर्शिता हो, इनमें कोई परेशानी ना आए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप जानते हैं, काउंसलिंग है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आधार वेरिफिकेशन है, सब पता है, ऐसे मुद्दे होते हैं, ये सब हो रहे हैं। और आप लोग दिनेश जी, मुझे आपसे रिक्वेस्ट है, दिनेश जी छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप दिनेश जी मुझे मेरी पूरी बात सुन लीजिए पहले। बोलिए। दिनेश जी, आप युवा हमारे इस मध्य प्रदेश की धड़कन है। आपके लिए मध्य प्रदेश की सरकार मोहन यादव के नेतृत्व में सुनिश्चित कर रही है, समर्पित है, प्रतिबद्ध है कि आपका भविष्य सुनहरा करें, आपका भविष्य हम सुदृढ़ करें, आपका भविष्य हम सिक्योर करें। इसमें आश्वस्त रहिए कि मोहन यादव जी के नजर में सम्मान करता हूं कि आप ऐसा बोल रहे हैं, तो कम से कम हमको मिले तो सही, यहाँ पे आते हैं तो थोड़ा सा आश्वासन मिले। कोई फिर आपने मंत्री जी से मिलने की बात कर दी दिनेश जी, आप लोग भूल जाते हैं आप किससे मिलने की बात कर रहे हैं। मंत्री जी से मिलने की बात, फिर बच्चों जैसी जिद करते हैं आप लोग। मंत्री जी हैं वो, आप लोगों से मिलेंगे, प्रदेश से आए हुए इतने सारे युवाओं से कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसी जायज डिमांड कीजिए। चलिए मैं सुरेंद्र पाठक जी के पास आता हूं। सुरेंद्र पाठक जी, आप भी कोई नाजायज बात मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत गंभीरता से आप लोगों के भविष्य को सुधारने का काम चल रहा है। अब आप बताइए, आपकी इच्छा क्या है भाई? क्या चाहते हैं आप जो सरकार कर पाए? ऐसी बात बताइएगा। आप मंत्री जी का समय मत मांगिएगा, कोई लिखित आश्वासन मत मांगिएगा, ये नहीं कर सकते। बस आप पर विचार चल रहा है बहुत संजीदगी से, गंभीरता से, संवेदनशीलता से। बड़ी बहन ने कहा है जी, हमारी बड़ी बहन ने कहा है कि हम लोग युवा देश मध्य प्रदेश की धड़कन है। हमें नहीं बनना मध्य प्रदेश की धड़कन, हमें रोजगार चाहिए। हमारा मध्य प्रदेश खुद हृदय प्रदेश है, हमारा मध्य प्रदेश खुद सोया स्टेट है, हमारा मध्य प्रदेश खुद टाइगर स्टेट है। हमें मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार चाहिए। कब तक आप युवाओं की और सरकारों की बैसाखी बनकर रहेंगे आप लोग? कब तक युवाओं की जो है सपनों से चला जाएगा? हमें तुम्हारी बैसाखी नहीं चाहिए। अगर तुम्हारा भाई अगर बेरोजगार है तो इस भाई की आवाज को समझो, इसके दर्द को कब समझोगी मेरी प्यारी बड़ी बहन, मेरे प्यारे बड़े भाई? हमें तुम्हारी वो बैसाखी नहीं चाहिए सरकार की किसी भी, हमें रोजगार चाहिए। हम एग्जाम दम से निकालते हैं, हम मेरिट में आने की दम रखते हैं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमें मध्य प्रदेश की धड़कन नहीं बनना है। हमने 29 की 29 सीटें दी। अगर हमें बीजेपी से प्यार नहीं होता ना, तो हम 29 की 29 सीटें नहीं लाते हमारे मध्य प्रदेश के। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जहां जाते जोरदार अभिनंदन करते हैं। आप 2 मिनट बगैर मोदी जी के धन्यवाद, बगैर मोहन माननीय मुख्यमंत्री यादव जी के धन्यवाद के बिना बोल नहीं सकते ना। ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है, हमें तुम्हारे बिल्कुल ठीक है धड़कन नहीं ना। डॉक्टर वाणी जी वो ये कह रहे हैं कि हमें रोजगार चाहिए ना। ठीक है सुरेंद्र जी, हो गया। डॉक्टर वाणी जी वो कह रहे हैं हमें आश्वासन नहीं, हमें आप रोजगार दीजिए। और रोजगार देने के लिए आप जो लंबी प्रोसेस बता रहे हैं मैडम, ऑलरेडी बहुत लंबी प्रोसेस हो गई है। इससे अच्छा मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप उनको एक डेट दे दीजिए, 2 साल बाद की दे दीजिए, पर उनको पता तो हो कि हाँ इस तारीख को हमारी मांग पूरी होगी। आप लीजिए 2 साल, आप ये कैलकुलेट कर लीजिए कि पूरे वेरिफिकेशन में, आधार में, इसमें उसमें कितना टाइम लगेगा। आप एक डेट फिक्स कर दीजिए कि इस डेट
के पहले पहले आपको लेटर मिल जाएंगे, इस डेट के पहले पहले इतने पदों पर वैकेंसी निकल जाएगी। वो चीजें नहीं हो पा रही ना मैम। समझिए, अगर किसी आदमी को दूर से एक छोटी सी रोशनी भी दिखती है, उसके सहारे वो जिंदगी काट लेता है, पर अंधेरी नगरी में आदमी तो हाथ पैर मारेगा ना। ये तो आएंगे ना सड़क पर, इन्हें पता ही नहीं इनके भविष्य में क्या होने जा रहा है। अभिलाष जी, बहुत विनम्रता से मैं आपसे बोलना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से आपने ये तर्क रखा है बहुत संवेदनशील मुद्दा है, और हम इनके भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं, जिस भविष्य की चिंता हमारी सरकार भी कर रही है, और उसे भी मुझे लगता है इस मसले का भी निदान बहुत जल्द इन बच्चों को मिलेगा। इनके भविष्य के साथ रत्ती भर भी खिलवाड़ नहीं होगा। इनके भविष्य जो अनमोल धरोहर है इस प्रदेश की, उसके ऊपर सुनिश्चित कार्रवाई होते हुए इनकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो भी जल्द पूर्ण होगी। डॉक्टर वाणु जी, अगर इन लोगों ने 11-12 बार प्रदर्शन किया है भोपाल आकर, तो यकीन दिलाऊं कम से कम इसमें से 7 से 8 या 9 बार मैंने उस पर डिबेट किया है, और उस 9 बार में आप यकीन कीजिए कि कम से कम 9 बार ही बीजेपी के अलग अलग प्रवक्ताओं ने कहा कि बहुत जल्द इनकी मांग पूरी होगी, और फिर एक प्रदर्शन होता है, फिर ये होता है। देखिए, ये जो बहुत जल्द है ना, ये बहुत जल्द 2 महीने भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, और 2 दशक भी हो सकता है। हमारा यह कहना है कि जब आपने इतना लंबा समय ले लिया है, तो कम से कम इन्हें एक तारीख तो बता दो ना, कि भाई आप बता दीजिए 3 साल बाद की तारीख। ये तसल्ली कर लेंगे कि 3 साल बाद मिल जाएगी भाई, 3 साल का ही टेंशन है, 3 साल दोस्तों से उधार लेकर के इधर से उधर से कुछ करके निकाल लो जीवन, 3 साल बाद हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। कुछ तो बताना चाहिए ना मैडम। आप तो छोड़िए, जो सेलेक्टेड लोग हैं बेचारे, उनको नहीं बता पा रहे हो आप लोग कि कब नौकरी देंगे आप। मुझे तो बहुत तरस आता है हमारे सिस्टम पर। या तो फिर यह हालत है कि जो नौकरी देने वाले लोग हैं वो भी, वहां पर भी नौकरी नहीं दी आपने लोगों को। जो आप कह रही हैं बार बार, आपकी वेदना भी समझता हूं, ये बात सही है कि आधार वेरिफिकेशन करना, ये करना, तो वहां भी बाबू लोगों की नियुक्ति नहीं हुई है ना, तो वहां कम से कम वहां नौकरी दे दीजिए, तो वो नौकरी देने वालों की व्यवस्था ठीक ढंग से कर लें। कौन सा डिपार्टमेंट है? आप एक डिपार्टमेंट बताइए वाणी जी, जहां पर पदों की संख्या जितनी चाहिए उतनी पूरी भरी हो, एक डिपार्टमेंट बता दीजिए। तो जब आपको पता है सच्चाई ये है, हमारी सड़कों पर लौटते युवा दिख रहे हैं, तो आंखें बंद करने से सच्चाई थोड़ी छिप जाएगी। पर इनको टाइम तो देना पड़ेगा मैडम। कब तक ये लोग अंधेरे में हाथ पैर मारेंगे? वाणी जी। अच्छा, आप जवाब चाह रहे हैं मेरे से? जी जी। ये तो डेफिनेटली जवाब मिलेगा। सरकार के जो अधिकृत अधिकारी है, जो विभाग है, वो इनको जवाब तो देगा, इनको दिशा निर्देश देगा, और इनको इनके जो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसीजर है उसके तहत इनको उसमें कामयाबी भी हासिल होगी। मैडम, लोट लगाकर गर्मी में 45 डिग्री में जाते हैं ना, तो आप यकीन मानिए गेट पर उनको घुसने नहीं देते। जानवर भी गर्मी में हमारे यहाँ आता है ना, तो गांव में या शहर में लोग पानी दे देते हैं उसको। ये मेरे प्रदेश के युवा हैं मैडम। आप लोग घुसने नहीं देते हैं, एक अदर टेंट नहीं लगा सकते हैं कि यार प्रदर्शन धूप में मत करो, यहां रहो। मंत्री जी को नहीं भेज सकते, मत भेजिए। मंत्री जी बहुत बड़े आदमी, और शिक्षा मंत्री जी आपके तो बहुत ही बड़े आदमी हैं। कई बार तो मुझे लगता है कि वो तो महामहिम, उनको खिताब देना चाहिए। किसी अधिकारी को भेज दीजिए, छोटे से, सरकारी गाड़ी है, सरकारी पेट्रोल है, सरकारी एसी है, सरकारी ड्राइवर है, इन्हीं के पास भेज दीजिए ना। मत आओ इतनी दूर, हम आ रहे हैं बात करने। इतना तो कर सकते हैं कि इसमें भी आपका कोई प्रोटोकॉल, एसओपी, पूर्व नियोजित कोई धारणा होती है। आपको लगता नहीं है कि एक तो गलती हो रही है या देरी हो रही है, ऊपर से जिस तरह से इन लोगों से आप जिस तरह से इनको ट्रीट कर रहे हो, बहुत अमानवीय है मैडम, बहुत अमानवीय है। देखिए, जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो एक इनके जो चयनित जो 4-5 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो जाते हैं बात करने। हाँ। और वही तरीका होता है, वो तरीका होता है। आप भी विपक्ष में रहे, और ऐसा तो नहीं है कि सत्ता हमेशा एक के पास रहेगी। इसी तरीके से बातचीत होती है। अगर कोई बस 12 बार आ चुका है, तो एक बार आप नहीं जा सकते, 5 लोग आए और मिले, और वो मिलने को भी तैयार हैं। आप देंगे टाइम? दिनेश ठाकुर जी, 5 लोग आप बातचीत जब होती है तो अभिलाष जी, हमें यह देखना होगा कि बातचीत किन पॉइंट्स पे है, किन मुद्दों पे है, क्या बातों में डेडलॉक्स हो रहे हैं, क्या बातों में आपको मुझे लगता है वैलिड पॉइंट्स मिलते हैं कि इनकी बातों में नतीजे निकल रहे हैं। आपको लगता है इनके पास वैलिड पॉइंट नहीं है बातचीत करने के? मैडम, मैं आपसे क्या कह रही हूं, हाँ। जो वैलिड पॉइंट्स होते हैं उन पे डिस्कशन होता है, ताकि डेडलॉक्स ना हो। डेडलॉक्स को हम दिनेश जी, आप लोगों ने मिलने की गुहार लगाई है कभी प्रतिनिधिमंडल के जरिए? दिनेश जी
जी जी जी, मैं दीदी को वही बोलना चाहता हूं कि अगर हम लोग आते हैं, मैंने एक बार हम लोग शिक्षा मंत्री जी के घर के बाहर थे, हमने बोला कि हम अंदर हैं, हम लोग मिल लेते हैं, तो वहां से जवाब आता है उनके जो भी बाहर गार्ड खड़े हुए थे कि नहीं वो आप बिजी हैं। मैंने कि कोई बात नहीं, हम कल आ जाएं, बोले नहीं कल नहीं। मैंने कि सोमवार को आ जाएं, नेक्स्ट मंडे, बोले नहीं। मैंने कि नेक्स्ट मंथ आ जाएं, बोले सर कुछ नहीं बता सकते। सर ये जवाब हमको अच्छा नहीं लगा। हाँ वो बोलते थे हम 20 दिन बाद आओ, 30 दिन बाद आओ, कम से कम एक समय दे दीजिए तो हम वहां पे जाकर उनको समझा सकते हैं। क्यों बोल रहा हूँ दीदी आपसे, इसलिए बोल रहा हूँ जनप्रतिनिधि सरकार, जैसे आपने कहा कि नहीं सर हम ये चाहते हैं कि आप ये हम मानते हैं, लेकिन मैडम क्या हो रहा है सुरेंद्र जी, चौकीदार कभी डायरी मैम ये बोल रहा हूँ तो दे नहीं सकता, अधिकारी है ना, उसके लिए आपको ओएसडी या पीए से संपर्क करना पड़ेगा। आप सही मार्ग से जाइए, समय लीजिए और कर लिया करिए। एक काम कीजिए ना, ओएसडी से भी लिया, पीए से भी लिया, सुरेंद्र जी और कंटिन्यू लिया मैम। दिनेश जी, आप लोग मिलने के लिए एक आवेदन बना करके तमाम जो ड्यू प्रोसीजर है, हालांकि आपने की होगी, जब 12 आप भोपाल आ सकते हैं तो ये तो आपने किया होगा, पर वो भी कर दीजिए। और वाणी जी हमारी बहुत संवेदनशील प्रवक्ता है, इनके जरिए भी कोशिश कीजिए कि शायद मंत्री जी तक वो लेटर पहुंच जाए और वो आपको वक्त दे दे। मैं जल्दी से वाइंड अप करने के लिए देशदीप सक्सेना जी के पास आता हूं। उनसे बात हुई है, ऐसा नहीं कि हमने ना ठीक है, एक बार और कोशिश करके देखते हैं कि मालूम मैं उनकी बातों को भी बोल देता हूं मैम। सर 30 सेकंड बस चाहिए मुझे। वाणी जी ने जैसे कहा, दीदी ने कहा कि आप संवेदनशील है, हम मानते हैं आप लोग हो गए, लेकिन जो अधिकारी है ना मैडम, वो अधिकारी आप तक जानकारी नहीं पहुंचा रहे हैं। वो क्या बोलते हैं 400 पद खाली हैं, हम पद गए, बोले खाली ही नहीं है, जबकि 8000 पदों पे भर्ती नेक्स्ट मंथ निकल रही है, 8000 पदों पे, तो हमको बोल देते कि 0 है। तो अब आपने ये और बोल दिया अधिकारियों के लिए, अब अच्छा वाला मिलवा रहे थे, अगर मिलवा भी रहे होते तो हम नहीं मिलवाएंगे आपको दिनेश जी। यही तो सब, आप लोग पॉलिटिक्स थोड़ी बहुत सीखो, आप लोग बस शिक्षा सीखो। मतलब ही नहीं सर, वो जवाब नहीं देते हैं ना। चलिए मैं देशदीप सक्सेना जी के पास आता हूं। देशदीप सक्सेना जी, ये देखिए बहुत क्लियर दिख रहा है, तो पानी की तरह साफ है मामला कि यहां पर कौन गलत है कौन सही है। पर मेरा यह कहना है कि तकनीकी दिक्कत हो सकती है, बजट की दिक्कत हो सकती है, नौकरी नहीं निकालना भाई, इलेक्शन के टाइम निकालेंगे, थोड़ा सा माला वाला पहनी जाएगी, शिक्षा मंत्री जी को झूम धड़ाके बूम पटाखे में लेकर के आएंगे, वो थोड़ा एक माहौल बनाया जाता है, इसलिए रोक के रखा जाता है। इकट्ठा नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा करके देना है, किश्तों में देना है, वो पुरानी पॉलिटिक्स का तकाजा है। पर मुझे दुख इस बात का होता है सर, जब कोई बहनें, कोई मेरे युवा भाई सड़कों पर रोड लगाकर आते हैं और उनको कोई मिलता तक नहीं है। कम से कम वो कोई अधिकारी जाकर मिल ले, उससे कहते हैं प्रोटोकॉल निभाइए, आपने ओएसडी सर से, हमारे वीआईपी सर को मिलने का टाइम नहीं लिया। उन्हें सिखाया जाता है ये सब, देशदीप सक्सेना जी, जो 12 बार आ चुके हैं, और उन अधिकारियों से कोई पूछता नहीं है कि तुम किस लिए बैठे हो भाई यहाँ पर एसी कमरों के अंदर, तुम्हारा काम है ना इन लोगों से बात करके इनको संतुष्ट करना। तो सारा का सारा जो शिक्षक बेरोजगार है, अपने पैसे से आ रहा है, पैसे लगाकर उधार लेकर के जिंदगी चला रहा है, सारी की सारी जिम्मेदारी लोकतंत्र के और प्रशासनिक प्रोटोकॉल निभाने की उसके ऊपर, और जो सरकारी पैसे लेकर के आराम से बैठे हुए हैं उनसे कोई जवाबदेही तय नहीं उनकी। देखिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक शब्द का इस्तेमाल किया था, अमानवीय। ये अमानवीय दृष्टिकोण है सरकार का बेरोजगार टीचर्स को लेके और अपने स्टूडेंट्स को लेके। ये गुहार कर रहे हैं, ये न्याय की गुहार कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो इनके साथ जस्टिस डिनाई हो रहा है। और मैं तो एक मोटी बात बोलता हूं कि सबको मालूम है कि क्या चाहते हैं ये जिनका चयन हो गया है वो नौकरी चाहते हैं, ज्वाइनिंग चाहते हैं, जो 5 साल से प्रक्रिया चल रही है उसको पूरा होना चाहते हैं, तो जरूरत ही नहीं है मिलने की। आपके जरिए, सुबह अखबारों के जरिए, इनके जो सोर्सेस हैं उसके जरिए इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है, लौट रहे हैं लोग 45 डिग्री में, चिलचिलाती धूप में, चिपचिपी धूप में, तो उन तक तो सारी इंफॉर्मेशन है। ऐसा थोड़ी कि जब ये पर्सनली जाके मिलेंगे तभी मालूम पड़ेगा उनको कि आप क्या चाहते हैं, क्या मतलब कोई नई चीज थोड़ी बताएंगे ये। मैं फिर यही बोल रहा हूं कि ये इनके साथ न्याय होना चाहिए और सरकार को बहुत ही संवेदनशील तरीके से सारी प्रक्रियाएं पूरी करना चाहिए। ये शिक्षा का सवाल है, ये बेरोजगारी का सवाल है, 2 बड़े मुद्दे, 2 ज्वलंत मुद्दे इस देश के से जुड़े हुए हैं। और इसके साथ हमारे प्रदेश के उन लाखों बच्चों का भविष्य भी जुड़ा है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। और अगर प्रदेश के बच्चों का भविष्य जुड़ा है तो देश का भविष्य भी जुड़ा है। इसलिए हम बार बार ये मुद्दा उठाते हैं, क्योंकि बार बार ये सड़क पर आते हैं। जितनी बार सड़क पर आएंगे उतनी बार हम इनके साथ खड़े होंगे। अगर ये गलत हैं तो इनके खिलाफ भी खड़े होंगे और होते रहे हैं। पर अगर ये सही हैं तो इनका साथ अगर हमने आज नहीं दिया तो पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी।
इसलिए आवाज उठाते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे कि निगहबां जो जिम्मेदारी लेकर बैठे हैं वो जाग जाएं, एसी कमरों से बाहर आएं और इस प्रदेश के युवा की तकलीफ को समझें और उस पर फैसला लें। संवेदनशीलता एसी कमरों में रख दीजिए, थोड़ा सा एक्शन कर लीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, दिनेश जी, सुरेंद्र जी, देशदीप सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस डिबेट में बस इतना ही। नमस्कार।